आज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज एडवेंट ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। जैसे कि मैं आपको पिछली सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिशर्स की थी उन्होंने कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश किया था यहाँ पे साउथ इंडिया में, खासकर जो मद्रास वाला एरिया है उसको लेके। तो ऑलरेडी हम बंगाल प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी कर चुके हैं और वहाँ की जितनी भी वॉर्स थी और वहाँ की जो टेरिटोरियल पोजीशन थी वो भी हम कर चुके हैं। अब आ जाता है अबाउट मद्रास प्रेसिडेंसी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्रिटिशर्स ऑलरेडी अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके थे और वहाँ पे उनके दो इंपॉर्टेंट फोर्ट थे, एक था सेंट जॉर्ज और एक था सेंट डेविड। अब क्या होता है कि वहाँ से वो ट्रेड भी कर रहे थे और एक टेरिटोरियल पोजीशन भी ब्रिटिशर्स ने करके रखा था। इसी बीच में फ्रेंच जो है, फ्रांस जो है, वो भी इंडिया में जो है उनका भी क्या हो जाता है, एडवेंट होता है। फ्रांस जो थी वो सबसे लास्ट यूरोपियन पावर थी जो इंडिया में आई थी। केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में ये क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे लास्ट जो यूरोपियन पावर इंडिया में आई थी वो कौन सी थी। अब इसको आप ध्यान से समझे कि हुआ क्या। हुआ ये कि एडवेंट ऑफ फ्रांस जो है इन इंडिया में, उसके लिए पहले आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुई। जैसे कि बहुत से यूरोपियन पावर्स अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनीज बना के इंडिया में भेज रहे थे ऑन द सिमिलर पैटर्न, फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे जो मोनार्कियल रूलर्स थे उन्होंने भी क्या किया कि 1664 को ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बनाई थी और ये कंपनी जो थी वो फाउंड की थी जीन बैप्टाइज कॉलबर्ट ने। क्वेश्चन जो है ये आ चुका है। तो कॉलबर्ट ने इस कंपनी को बनाया, लेकिन ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है वो अलग कैसे थी कि इसको कंट्रोल्ड और इसको फिनेंस्ड पूरी तरीके से वहां की गवर्नमेंट करती थी। मतलब ये एक प्राइवेट कंपनी नहीं थी जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसको पूरी तरीके से कंट्रोल और फिनेंस जो करती थी वो वहां की गवर्नमेंट्स करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि उस टाइम पे जो मोनार्कियल रूलर थे उस टाइम पे वो थे लुइस 14। तो लुइस 14 ने एक चार्टर इशू करके ईस्ट इंडिया कंपनी को, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में भेजा था और उसमें जो उनके राइट्स थे वो थे एक्सक्लूसिव राइट्स टू ट्रेड विद इंडिया। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि इनिशियल अटेम्प्ट्स में फ्रांस जो थे वो सीधे इंडिया में नहीं आए। उन्होंने क्या किया कि 1667 में अपनी एक कॉलोनी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश किया मेडागास्कर में। मेडागास्कर बेसिकली इट इज ए आइलैंड इन साउथ ईस्ट अफ्रीका। तो वहां पे उन्होंने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की बट वो फेल्ड रहे। वहां पे वो कॉलोनी एस्टैब्लिश नहीं कर पाए और फाइनली उन्होंने अपने जो पूरी अटेंशन थी वो टूवर्ड्स इंडिया की तरफ थी। और जब वो इंडिया में आते हैं, जो टेरिटोरियल एनक्लेव्स उन्होंने इंडिया में एस्टैब्लिश किए वो कौन से थे। सबसे पहला था सूरत, यानी जो उनकी फर्स्ट फैक्ट्री उन्होंने एस्टैब्लिश की थी वो उन्होंने की थी सूरत में और वो की थी 1668 में। और किसके अंडर, फ्रांसिस कैरन। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पूछ चुके हैं कि सूरत में जो फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश की थी फ्रांस ने वो किसके अंडर की थी। तो आंसर इज फ्रांसिस कैरन। फ्रांसिस कैरन जो है ही इज एक्कम्पेन्ड बाय ए पर्शियन नेम मरकरा। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये मैंने डिटेल में यहाँ पे लिखा है कि ही वाज एक्कम्पेन्ड बाय द पर्शियन नेम मरकरा। उसके बाद जो नेक्स्ट उनकी जो टेरिटरी थी वो साउथ इंडिया में उन्होंने एस्टैब्लिश की। तो मसूलीपट्टनम 1669 एंड देन पौंडीचेरी 1673। पौंडीचेरी जिसको आज हम पुडुचेरी कहते हैं वो 1960 तक जो थी वो इनके पोजेशन में रही थी। बेसिकली पौंडीचेरी जो थी वो बीजापुर सुल्तान्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि बहमनी रूलर्स के बाद 5 टेरिटरीज आई थी, उनमें से एक जो थी वो बीजापुर थी। कर्नाटका और गोवा के बीच वाले, कर्नाटका से गोवा तक ये पूरे एक्सटेंडेड थी इनकी टेरिटरी। तो उनका जो किलाधार जो था वलीकोंडापुरम का, किलाधार मतलब कि जो वहाँ का प्रोटेक्टर था उनके फोर्ट्स का, उनसे इन्होंने क्या कर लिया था, पौंडीचेरी जो एक्वायर करी थी। फिर इन्होंने यनन, एक आंध्र प्रदेश में है एक, वहाँ पे फैक्ट्री इन्होंने एस्टैब्लिश की। फिर माहे मतलब मलाबार कोस्ट में इन्होंने एस्टैब्लिश की। और फिर कराईकल जो है वो दैट इज 150 किलोमीटर साउथ ऑफ पौंडीचेरी। और इसके अलावा ये बंगाल तक पहुंच गए और बंगाल में भी चंदरनगर में इन्होंने अपनी फैक्ट्री जो थी वो एस्टैब्लिश की। तो जितनी भी टेरिटोरियल एनक्लेव्स है इनकी वो मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ। अब क्या होता है,
होता ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कैसे होता है। स्टार्टिंग में तो जब ये यहाँ पे पहुंचे थे, जब इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश की, तब से लेके 1741 तक ये सिर्फ ट्रेड जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, दूसरे किसी टेरिटोरियल पोजेशन या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बारे में नहीं सोच रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है 1741-42 के बीच में, जब फ्रेंकोइस ड्यूप्लेक्स जो नए गवर्नर होते हैं फ्रांस के, वो इंडिया में, यहाँ पे सॉरी इंडियन फ्रेंच गवर्नर जो थे फ्रेंकोइस ड्यूप्लेक्स, जब वो इंडिया में आते हैं तो उनकी जो मंशा थी या उनकी जो एस्पिरेशंस थी वो थी टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल एम्पायर इन इंडिया। इंग्लिश जो थे वो ऑलरेडी जो थे वो यहाँ पे एस्टैब्लिश थे, उनकी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ऑलरेडी थी। तो जब इन्होंने भी अपनी एस्पिरेशंस जो हैं वो शो की कि हमें भी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट करनी है, तो दैट बिकेम द रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द फ्रेंच। अब क्या होता है कि प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है, ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से शुरू होता है। मैंने ये इसको मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि साउथ इंडिया में जो कोरोमंडल कोस्ट है, जिसको कार्नेटिक कहते हैं, इसका नाम रखा गया है कार्नेटिक, मतलब कोरोमंडल कोस्ट। ये पूरा कार्नेटिक रीजन जो था, उसका जो उस रीजन का जो हेड है, यानी उसको चलाने वाले को नवाब कहते थे। और उस टाइम पे 1744 में अनवरुद्दीन जो थे वो नवाब बने थे कार्नेटिक के। इस पूरे रीजन में दो इंपॉर्टेंट एरियाज थे, एक था मद्रास और एक था पौंडीचेरी। मद्रास जो था वो ब्रिटिशर्स के पास था और पौंडीचेरी जो था वो फ्रेंच के पास था। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही रीजन में दो इंपॉर्टेंट एरियाज जो हैं वो डिफरेंट फॉरेन पावर्स के पास थी, तो कॉन्फ्लिक्ट जो था वो होना ही था। अब यही जो रीजन थे, इसकी वजह से फर्स्ट कार्नेटिक वार की तरफ जो है ब्रिटिशर्स और फ्रेंच जो थे वो मूव ऑन किया। उन्होंने कैसे किया कि 1746 और 1748 में फर्स्ट कार्नेटिक वार हुई। रीजन क्या था, सबसे पहले हम इसके रीजंस करेंगे। एक बात आप याद रख लीजिएगा कि जब भी आप कोई वॉर पढ़ते हैं तो उसके कुछ फंडामेंटल रीजन होते हैं और एक इमीडिएट रीजन होता है। जब आप इसकी बाइफिकेशन करेंगे तो जो पढ़ने वाला होगा, आपके एग्जाम को, आपके पेपर्स को चेक करने वाला जो भी एग्जामिनर होगा, उसको वो समझ आ जाएगा कि आप क्या बोलने की कोशिश करें। क्योस नहीं करना है कभी पेपर में, पेपर को हमेशा एक स्ट्रक्चरली आपको डिवाइस करना है। जैसे जितना आप स्ट्रक्चरली पेपर को रिप्रेजेंट करेंगे उतने अच्छे आपको जो है वो मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के जो फंडामेंटल रीजंस क्या थे कि ट्रेड वॉर किस किस के बीच में, पोर्टुगीज, डचिस, इंग्लिश और फ्रेंच। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है, वो ये कि पोर्टुगीज जो थे वो सीन से बाहर चले गए थे। क्यों? जो कि मैंने आपको बताया था कि जब बॉम्बे ब्रिटिशर्स को दिया गया था तो वो एक डाउरी की फॉर्म में दिया गया था, तो इनके रिलेशंस वहाँ पे थोड़े ठीक हो गए थे, ये एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते, तो पोर्टुगीज यहाँ से बाहर थे। डचेस जो थे वो बैटल ऑफ कोलाचल, जिसमें मार्तंड वर्मा जो ट्रेवनकोर के जो रूलर थे, उन्होंने पूरी तरीके से हरा दिया था डचेस को, और डचेस भी सीन से बाहर थे। अब सिर्फ जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो दो पावर्स बच गई थी वो थे इंग्लिश और फ्रेंच। यही रीजन है कि इनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कार्नेटिक वॉर्स हुई थी। दूसरा जो रीजन था फंडामेंटल, वो था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। जब मैंने आपको स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपको बोला था कि ये जो यूरोपियन पावर्स थे, इनकी कॉलोनीज सिर्फ इंडिया में नहीं थी, ये अपने यूरोप में भी एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे टेरिटोरियल पोजीशन के लिए, और इवन अमेरिका तक पहुंच गए थे। इनकी जो इम्पेरियलिस्ट पॉलिसी थी वो अमेरिका तक पहुंच गई थी, वहाँ की कॉलोनीज के लिए भी ये लड़ते रहते थे। तो सिमिलर वे में जो एक और फंडामेंटल रीजन था फर्स्ट कार्नेटिक वार का, वो था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। इस वॉर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री की जब हम सीरीज स्टार्ट करेंगे तो वहाँ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन 1740 में स्टार्ट होता है और 1748 में जो है ये खत्म हुआ था। ऑस्ट्रिया जो है इट इज़ ऑल्सो ए प्लेस इन यूरोप, जिसकी सक्सेशन को लेके, सक्सेशन मतलब कि वहाँ के जो रूलर थे उस टाइम पे वो थे चार्ल्स फोर्थ, और वो हैब्सबर्ग डायनेस्टी ऑस्ट्रिया को रूल कर रही थी, और उसके जो रूलर थे वो थे चार्ल्स फोर्थ की डेथ के बाद उनकी बेटी जो थी उसका नाम था मारिया थेरेसा। उनका नाम आ रहा था सक्सेशन के लिए कि वो सक्सीड करेंगी, लेकिन वो जेंडर इनइक्वालिटी का कंसेप्ट आज तो हम बहुत देखते हैं अपनी सोसाइटी में, ये शुरू से ही था। इवन यूरोप जैसी सिविलाइज्ड कंट्री, जिसको आज हम बोलते हैं कि बहुत सिविलाइज्ड कंट्री है, वहाँ पे भी था। हुआ ये कि जो मारिया थेरेसा है उसकी
थ्रोन में आने के लिए उसको सपोर्ट कर रहे थे इंग्लिश, और फ्रेंच जो थे वो उसके अगेंस्ट थे। अगेंस्ट क्यों थे? बिकॉज ऑफ सैलिक लॉ। एक लॉ था यूरोप में, सैलिक लॉ, जिसके अकॉर्डिंगली ये कहा जाता था कि जो फीमेल हैं वो थ्रोन असेंड नहीं कर सकती। तो फ्रेंच जो थे वो उसके अगेंस्ट थे और इंग्लिश जो थे वो उसके फेवर में थे। बस इसी सक्सेशन को लेके वहाँ पे लड़ाई चल रही थी फ्रेंच और इंग्लिश की। ऑल्दो बहुत सी कंट्रीज थी, लेकिन मेन फोकस जो था वो हम इन्हीं पे करेंगे, क्योंकि इन्हीं की वजह से यहाँ पे कार्नेटिक वार हुई है। अब क्या होता है, ये तो थे फंडामेंटल रीजंस, एक तो ट्रेड वॉर और दूसरा ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। इमीडिएट रीजन क्या था? इमीडिएट रीजन ये था कि इंग्लिश जो थे उन्होंने क्या किया, उनकी नेवी ने अंडर कर्टिस बर्नेट के अंदर कुछ फ्रेंच शिप्स जो थे उनको इन्होंने सीज कर लिया। तो इसके बाद क्या हुआ कि फ्रेंच जो थे उन्होंने भी रिटेलिएशन दिखानी थी, तो उन्होंने काउंटर अटैक करते हुए मद्रास को जो था वो बिसीज कर लिया। मद्रास को पूरी तरीके से जो है वो चारों तरफ से घेर लिया। मद्रास किसका पोजीशन था? इंग्लिश का पोजीशन था। और तो और जो ड्यूप्लेक्स थे उनके पास उनको पता था कि वो अकेले इंग्लिश के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, तो उन्होंने जो मॉरिशियस के गवर्नर थे लॉ बॉर्डेनेस, उनको भी इंडिया में क्या कर लिया था? बुला लिया था। वो भी अपनी पूरी फोर्सेस के साथ इंडिया में आ गए थे। तो इस तरीके से फ्रांस जो था एक बहुत लाइक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था उस टाइम पे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब आप यहां से देखो, ये इंग्लिश और फ्रेंच की लड़ाई तो चल ही रही है, लेकिन वो रीजन किसका है? वो रीजन है अनवरुद्दीन का। तो इंग्लिश जो थे उन्होंने अप्रोच किया नवाब को और कहा कि भाई आप फ्रांस को बोलो कि ये जो एरिया है ये न्यूट्रल टेरिटरी है, यहाँ पे आप इस तरीके की कोई चीज नहीं करोगे, आप एक दूसरे के टेरिटोरियल पोजेशन नहीं कर सकते। तो जब अनवरुद्दीन ने, ये देखो मैंने ये चार्ट बनाया कि ये अनवरुद्दीन को इंग्लिश ने बोला और अनवरुद्दीन ने जब फ्रांस को बोला तो फ्रांस ने ये मानने से इनकार कर दिया। उसकी वजह से हुई बैटल ऑफ सेंट थॉमस। बैटल ऑफ सेंट थॉमस 1746 में हुई, जो नवाब अनवरुद्दीन और फ्रेंच फोर्सेस के बीच में हुई। नवाब अनवरुद्दीन की जो फोर्सेस थे उनको लीड कर रहे थे महफूज खान, जो नवाब अनवरुद्दीन के सन थे, और नवाब की साइड से बहुत ज़्यादा फोर्सेस थी, 10,000 फोर्सेस थी। और इन्होंने क्या किया कि मद्रास को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर तो पहले ऑलरेडी उसको फ्रांस ने घेरा हुआ था, और उनके बाहर से पूरी तरीके से अनवरुद्दीन की फोर्सेस ने क्या कर लिया, उसको घेर लिया। और रिवर अद्यार जो है उसके ऊपर ये लड़ाई होती है, जिसमें फ्रांस की तरफ से उनके जो कमांडर थे, कैप्टन थे, वो थे कैप्टन पैराडाइज। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो बैटल ऑफ सेंट थॉम थी वो किस रिवर पे हुई, तो आंसर इज अद्यार। और किसके अंडर हुई थी? फ्रेंच की साइड से कैप्टन कौन थे? तो आंसर इज पैराडाइज। लेकिन फ्रेंच की फोर्सेस बहुत कम थी, 900 से 1000 के बीच में है। कोई कहीं 930 है, कहीं 970 है, तो हम अप्रोक्सीमेटली लेके चलेंगे 900 to 1000 फोर्सेस थी। लेकिन अनवरुद्दीन क्या है कि उनके पास 10,000 फोर्सेस के अंडर इनकी जब लड़ाई हुई, तो फाइनली फ्रांस जो था, जो फ्रेंच जो थे, उन्होंने नवाब को बुरी तरीके से इस बैटल में क्या कर दिया? हरा दिया। अब जब हरा दिया और फ्रांस जो था वो ऑब्वियस सी बात एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया। ऑलरेडी उनको 2 गवर्नर जनरल्स, 2 एरियाज के गवर्नर्स इकट्ठे हो गए थे। दूसरा, उन्होंने ये बैटल भी जीत ली। तो इंग्लिश जो थे उनको ये लगने लगा कि अगर ये एक अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है कि हम उनके साथ फर्दर एक्सकेलेट करें इस लड़ाई को। इसी बीच में जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था, वहां पे भी एक फैसला हो गया और वहां पे एक ट्रीटी की गई, एंड दैट ट्रीटी वाज कॉल्ड एज एक्स-ला-चैपल। और उस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली इंडिया में भी जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर थी उसका एंड हो गया। और उस ट्रीटी के प्रोविजंस क्या थे? उस ट्रीटी के प्रोविजंस थे कि लुइसबर्ग जो है दैट वाज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ ब्रिटिशर्स इन नॉर्थ अमेरिका, वो किसको मिल जाता है? फ्रांस को। यानी लुइसबर्ग फ्रांस को मिल जाता है। एंड इन ल्यू ऑफ दैट फ्रांस को ये बोला जाता है कि जो आपने बिसीज किया है मद्रास को, वो इंग्लिश को वापस दे दो। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली लुइसबर्ग नॉर्थ अमेरिका में फ्रांस को मिलता है, और फ्रांस जो है यहाँ पे वापस रिटर्न करता है मद्रास को इंग्लिश को। तो इस तरीके से ये जो वॉर थी ये पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म हो गई। लेकिन इसने इन्फ्लुएंस जो था फ्रांस का, वो साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा जो था वो बढ़ा दिया था। अब क्या होता है? अब होता ये है कि इसकी ये जो बिसीज किया था मद्रास को, इस बिसीज करने की वजह से
जो लॉ बॉर्डनेस और ड्यूप्लेक्स है उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, और वो कॉन्फ्लिक्ट फर्दर एस्केलेट हुआ था, और वो कैसे हुआ था, आगे सेकंड और थर्ड कार्नेटिक वॉर क्या थी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फिर से मैं यही बोलूँगी कि जब भी आप घर से बाहर जाएं तो प्लीज़ मास्क का यूज़ कीजिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।